हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड टेंस का लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। लेक्चर 2 में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज़ करते हुए हम लोग स्टोरी लिखना, डेली रूटीन लिखना या किसी टॉपिक को डिस्कशन करना सीख चुके थे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको कहा था कि आप होमवर्क के रूप में सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का 10 अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन इत्यादि बनाइए, जिससे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा और तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं सेंटेंस बना पा रहा हूं और किसी भी टॉपिक को लिखने में आसानी महसूस करेंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का सेकंड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे आसान यह टेंस है, इसीलिए इस टेंस को हम लोग तीनों को लेकर के चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि तीनों में जो रूल्स होता है सेंटेंस फ्रेमिंग का, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और बाकी एज यूजुअल होता है। हाँ, यूजेस में डिफरेंट है, क्योंकि यूजेस में इसलिए ऐसा होता है कि प्रेजेंट में कोई काम कर हो रहा है और पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में भविष्यत काल में जारी रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग पहले उस चीज को ले लेते हैं कि टोटल जो कंटिन्यूअस टेंस है, या हम लोग इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं या इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। नाम से ही पूरा हो गया होगा कि कंटिन्यूअस मीन्स जारी है, प्रोग्रेसिव का मतलब भी वह गतिशील है और इम्परफेक्ट का मतलब होता है जो परफेक्ट नहीं है, अपूर्ण है। इसीलिए इसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण, और इसके बाद में आप जिस टेंस का होगा सो काल, ठीक है। प्रेजेंट डालेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। पास्ट कंटिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल और फ्यूचर कंटिन्यूअस को अपूर्ण भविष्यत काल कहा जाता है। इस तीनों में अगर देखें तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा कार्य, एन एक्शन विच इज, वाज या विल बी, तीनों टेंस को ले लिए हम लोग, इज, वाज, विल बी। इज किस टाइम के लिए होता है? प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए। वाज किस टाइम के लिए होता है? तो पास्ट टाइम को शो करने के लिए। और विल बी कब होगा? तो फ्यूचर टाइम में होगा। नहीं तो एक ऐसा कार्य जो गोइंग ऑन, या इसे हम लोग कहेंगे हैपनिंग, दोनों एक ही चीज है। हैपनिंग या गोइंग ऑन, इसका मतलब क्या होता है? जारी है। एन एक्शन विच इज या वाज या विल बी गोइंग ऑन या हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम, इन द पास्ट टाइम और इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। तीनों ही समय को हम लोग ले लिए। कौन कौन सा समय है? प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। एन एक्शन विच इज या वाज या विल बी गोइंग ऑन या हैपनिंग इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम इज नोन एज कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग देखिए, एन के बाद यू और ओ के बाद यू, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहां तक हिंदी में देखते हैं एन एक्शन। एन एक्शन का मतलब वैसा कार्य, एक ऐसा कार्य, ठीक है। तो वैसा कार्य लिख दीजिए, विच, जो नहीं जारी है, जारी था या जारी रहेगा। तो किस समय में? तो वर्तमान, बीते हुए समय या भविष्यत समय में
जारी है, जारी था या जारी रहेगा। नहीं, कार्य वैसा कार्य, उसी को कौन सा कहते हैं, उसी को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं, यह वैसा हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए, तो इतना में आपका परफेक्ट एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। नहीं, कार्य जो वर्तमान, बीते हुए या भविष्यत समय में जारी है, जारी था या जारी रहेगा। अब इनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वह ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है, तो इसमें वर्ब इज, आर, एम, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज, वर। ध्यान रखिएगा वेयर नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, व या वर। ठीक है। और फ्यूचर अगर होगा तो शैल बी या विल बी। और इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ध्यान रहेगा कैसे हमने बनाया। अब यही चीज आप अफर्मेटिव में है, निगेटिव में यहाँ नॉट लगा दोगे, क्वेश्चन में यहाँ आ जाएगा। नहीं, तो आप ध्यान दो कि कैसे हम लोग बनाए, सब्जेक्ट, तब इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए शैल बी और विल बी। उसके बाद वर्ब का सबके साथ कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। अब इससे आपको एक चीज मिल गया होगा कि जहां भी आईएनजी फॉर्म होगा उसमें इनमें से कोई ना कोई वर्ब तो होना ही है। नहीं, यह ध्यान रखिएगा। अब चलिए कैसे यूज करते हैं, तो आई के साथ आप एम लगाते हैं, आई के साथ वाज, और आई के साथ शैल बी। क्या, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। नहीं, यह सेंटेंस आप देखो, हिंदी आ गया, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहूंगा। अर्थात कब काम होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है यहाँ तक। तो आई के साथ आप क्या लगा, यह अगर यह फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में कौन होता है, वी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में कौन होता है, वी। तो वी के साथ आर, वी के साथ वर, और वी के साथ शैल बी। ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन होता है और यू सिंगुलर प्लूरल में दोनों एक समान होता है। तुम लोग, दोनों का इंग्लिश यू ही होता है। तो यू के साथ आर, यू के साथ वर, और यू के साथ विल बी। ठीक है। ही, शी, इट एक नाम हो जाए या सिंगुलर नाउन हो जाए, इनके साथ हम लोग इज, वाज और विल बी। ठीक है। और बाकी यहाँ आ जाता है दे, एक से ज़्यादा नाम हो जाए, राम एंड मोहन। बॉयज हो जाता है प्लूरल, तो इन सब के साथ आप आर, वर या विल बी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, दिख रहा है ना। क्या लिखे, आई और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जानते हैं ना आप, जो बोल रहा है, द पर्सन स्पीकिंग इज इन द फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति बोल रहा है वह फर्स्ट पर्सन है। तो आई बोल रहा है सिंगुलर हो गया, और दो आई प्लस आई इक्वल टू वी प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन में कौन है, यू। द पर्सन स्पीकिंग टू, नहीं, वह व्यक्ति जिससे बात कर रहे हैं वह सेकंड पर्सन होता है। तो फिर सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही होता है। नहीं, ओल्ड ग्रामर में दाऊ का भी यूज करते थे, लेकिन यू की जगह सिंगुलर में दाऊ का यूज करते थे, लेकिन अब उसका यूज प्रोज में, पोएट्री में ज्यादा होता है। नहीं, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जिसके बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर में
ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी फेमिनिन जेंडर के लिए, ईट न्यूटर जेंडर के लिए पढ़े थे आप, जान प्राण नहीं होता है न्यूटर जेंडर, या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, उनके साथ हम लोग सिंगुलर है तो इनके साथ इज वाज या विल भी लगता है। और प्लूरल में कौन होता है, थर्ड पर्सन के तो दे होता है या प्लूरल नाउन होता है, तो उसमें हम लोग आर वर विल भी लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बार हम कैसे लगेगा सो, अब हम लोग वर्ब में आईएनजी देखेंगे कि आईएनजी कैसे बनता है, तब सेंटेंस ले चलते हैं। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, अब देखिए आईएनजी फॉर्म काफी आसान है बनाना। पहले तो आप ध्यान दे लो कि जो वर्ड ई से इंड करता है उसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा दीजिएगा, ठीक है। राइट, राइट में आप क्या कीजिएगा, आईएनजी लगाने के लिए क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग लिखने में गलती कर देते हैं, राइटिंग में डबल टी लगा देते हैं, वह गलत है। नहीं, राइटिंग में एक ही टी लगता है और ई नहीं लगता है जब आईएनजी लगता है। नहीं तो वही चीज हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी को कॉलेज लिखना है तो कॉलेज ऐसे लिख देता है, यह और यह दोनों में अंतर है। नहीं, यह कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हैं, नहीं, यह क्या हो गया, यह हो गया जिसमें जहां पढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर यू रीड, जहां आप पढ़ते हैं वह जगह हो गया। आई कोलैज हो गया, कोलैज में इसका होता है, आप जब मोबाइल में जब आप जोड़ते होइएगा फोटो को तो उस समय लिखता है कोलैज। कोलैज का मतलब क्या है, स्टिक करना, जोड़ना, ऐड या स्टिक करना, जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर या कॉलेज में जोड़ना, कॉलेज में जहाँ आप पढ़ते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप गलत स्पेलिंग ना लिखें, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हम आपको बता दिए कि जो वर्ब ई से इंड करेगा आईएनजी लगाने के समय ई को हटा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे एक वर्ड लिख रहे हैं सिंग, अब ये वर्ड देखिए, और एक वर्ड है ना, यहां पर ई सिंग का मतलब गीत गाना और ई सिंग का मतलब सुलगाना, है ना, झुलसाना जिसको कहते हैं या झुलसना। तो यहां पर आप देखो कि अगर आप आईएनजी लगाते हो और यहां भी आईएनजी लगाते हो, तो आप देखो यहां पर अगर आईएनजी लगाते हो, इसको लिख दोगे और इसको भी लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सिंगिंग की बात कर रहे हैं आप या गाना गाने वाला की बात कर रहे हैं या झुलसना या झुलसाना की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में ऐसा जब दो वर्ड हो तो उसमें आप ई नहीं हटाएंगे, यह सही हो जाएगा। नहीं, तब उस स्थिति में ई को नहीं हटाया जाता। सेकंड है कि जो वर्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अंत हो, एक ही वॉवेल, ध्यान रखिएगा, जो वर्ड एक वॉवेल कॉन्सोनेंट से अंत हो, अगर एक से ज्यादा वॉवेल कॉन्सोनेंट उसके पहले है तो वह इस रूल में नहीं आएगा। नहीं, जैसे रन एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। गेट, गेट में आप देखो जी के बाद ई क्या है, वॉवेल है और ई क्या है, टी कॉन्सोनेंट है।
हम क्या करेंगे, इस कंसोनेंट को डबल कर देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो लागू नहीं होगा। जैसे EAT एक से ज़्यादा है, इसमें लागू नहीं हो रहा है, सीधे लिख रहे हैं, नहीं। वेट एक से ज़्यादा है, लागू नहीं हो रहा है ना। तो एक से ज़्यादा जब हो तो उसमें यह लागू नहीं होता, सिर्फ एक वॉवेल कॉन्सोनेंट लास्ट करता है तब। सी नंबर है, जो वर्ब IE से इंड होता है, जो वर्ब IE से इंड होता है, जैसे डाई, लाई, टाई। डाई मतलब मरना, लाई मतलब झूठ बोलना या लेटना, और टाई मीन्स बांधना। अब इसमें जब आप ING लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आई को वाई में बदल देंगे। डाई का डाइंग, लाई का लाइंग, टाई का टाइंग, ठीक है। और इन तीनों रूल में जो नहीं मिलता है उसमें आप डायरेक्ट ING जोड़ देते हैं, नहीं, डायरेक्ट ING जोड़ देते हैं जो इन सब रूल में नहीं मिलता है। अब देखिए प्ले, यहां पर एक वॉयल और कॉन्सोनेंट से इन कर रहा है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया, नहीं, इसमें नहीं यूज होगा। डू, डूइंग, है ना। लाफ, लाफिंग। अब तो समझ में आ रहा है कि वर्ब का ING फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल ING जोड़ देंगे, जो इस रूल में नहीं आता उसमें ING जोड़िए, कहीं दिक्कत नहीं है। आज जब आप बनाने लगेंगे, सिर्फ ING जोड़ने लगेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह वर्ड ING लगाए हैं सही है या गलत, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट अब सेंटेंस देखते हैं किस तरह का बनेगा। वाक्य देखिए किस तरह का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम मेरी बात सुन रहा है ना। यह सेंटेंस इसका निगेटिव बनाते हैं, राम मेरी बात नहीं सुन रहा है, निगेटिव बन गया। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, यस नो हो गया। तुम किसकी बात सुन रहे हो, है ना। तुम किससे बात कर रहे हो, वह क्या सुन रहा है, देख रहे। अब इस सेंटेंस में इसी का यह वाला भाग हटा दोगे, था थे थी कर दोगे तो बन जाएगा पास्ट का। रहेगा रहेगी कर देंगे तो फ्यूचर का, नहीं। जैसे कुछ कविताओं में आप सुने होइएगा कि हा है हो हु को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विश्वास, नहीं। तो कुछ किताबों में इस तरह की कविताएं दे दी गई है जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टाइम का है, पास्ट टाइम का है या फ्यूचर टाइम का है। और कुछ जो अनक्लियर टाइम है वह सेंटेंस आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि यह किस टाइम को व्यक्त कर रहा है, जैसे मैंने टाइम एंड टेंस के डिफरेंस में बताया था। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। राम मेरी बात सुन रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, राम में इज लगा दिए। सुनना का क्या हो गया, लिसनिंग, और मेरी बात का टू मी या टू माई पॉइंट, टू मी कर दीजिए, बात समझ में आएगा। राम इज लिसनिंग टू माई पॉइंट या राम इज लिसनिंग टू मी। नहीं सुन रहा है, बनाओ राम इज नॉट लिसनिंग टू मी,
ठीक है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्वेश्चन हो गया, आर यू लिसनिंग टू मी? ये सुनो क्वेश्चन है तो क्या तुम किसकी बात सुन रहे हो? तुम किसकी बात सुन रहे हो? अब किसका किसकी के लिए क्या यूज होता है? हुम, नहीं। तो यहां पर किसका किसकी के लिए क्या यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसका या किसकी है तो इसके लिए हुम का यूज होता है ना। अगर इनके साथ कोई प्रपोजिशन आता है तो प्रपोजिशन यहां पर लगाइएगा तो यह होगा, और प्रपोजिशन के बगैर लगाइएगा तो इसके जगह पर हु लगा करके और लास्ट में प्रपोजिशन देना पड़ेगा। अब प्रपोजिशन कैसे समझेंगे कि उसमें आ रहा है? तो प्रपोजिशन उस वर्ब में प्रपोजिशन फिक्स्ड होता है। जैसे लिसन, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है ना। तो अगर हम इसे बनाते हैं, आप किसकी बात सुन रहे हैं, तो टू हुम आर यू लिसनिंग। और यही सेंटेंस अगर हम हु से बनाते हैं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, हु आर यू लिसनिंग टू। ठीक है, और सेंटेंस देखिए, आप किसके साथ बाजार जा रहे हो, है ना। तो इसमें एक प्रपोजिशन साथ दे दिया है। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो विद होम से बनाएंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट। और नहीं हु से बनाइएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हु आर यू गोइंग टू मार्केट विद। नहीं, लेकिन यह लागू होगा कब? जब उनके साथ प्रपोजिशन आता है। अगर जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं है उनके साथ एक ही तरह से लागू होगा, वह कौन होगा? हुम। जैसे देखिए, तुम किससे बात कर रहे हो? अब किससे बात कर रहे हो तो बात करना टॉक होता है। टॉक के साथ हमने आपको बताया था, टॉक के साथ टू या विद लगता है। तो इसमें टू लगा हुआ है, इसलिए किससे करेंगे तो टू हुम आर यू टॉकिंग। या हु से बनाओगे तो होगा हु आर यू टॉकिंग टू। नहीं, वह क्या सुन रहा है? व्हाट इज ही लिसनिंग टू। या व्हाट इज ही लिसनिंग, वह क्या सुन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं सुनना। अब सुनना में लिसन और हियर दो वर्ड है। गौर से सुनना के लिए हियर का प्रयोग करते हैं, और लिसन गौर से नहीं सुने या उस पर हम ध्यान दे या नहीं भी दे सकते हैं तो उसे हम लोग लिसन कहते हैं। और अक्सर गाना सुनने के लिए बने या बातचीत में भी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं लिसन का। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों तरह के टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मीरा रो रही थी, क्या बनाएंगे? मीरा वॉज वीपिंग। उसके पिताजी उसे समझा रहे थे, तो समझाना का इंग्लिश क्या होगा? समझना का इंग्लिश तो आता है आपको। समझना का इंग्लिश क्या होता है? समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड। लेकिन अगर किसी को आप समझाओगे तो क्या होगा? तो समझाना मेक समबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो इसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहेंगे, और आगे हम आपको बताएंगे कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्या होता है कि जो प्रेरित किया जाता है। जैसे समझना और समझाना में अंतर है, कहना और कहलवाना में अंतर है, नहीं, बोलना और बोलवाना में अंतर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे कि उसके पिताजी उसे समझा रहे थे। क्या लिखोगे आप? उसके पिताजी हिज फादर वाज समझा रहे थे, मेकिंग किसे? मीरा को। तो मीरा के लिए हर अंडरस्टैंड। ठीक है, यह हो गया कि हिज फादर वाज मेकिंग हर अंडरस्टैंड। उसके पिताजी उसे समझा रहे थे। नहीं, लू चल रही थी तो लू का क्या होगा? हॉट विंड। नहीं, हॉट विंड वाज ब्लोइंग। पंखा चल रही थी, द फैन वाज रनिंग। ठीक है ना, मैं चल रहा था तो आई वॉज वॉकिंग। नहीं, आई वॉज वॉकिंग या आई वॉज रनिंग, दौड़ना के सेंस में। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, या किसी भी सेंटेंस को, कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाने के लिए। नहीं, अब आ जाइए हम लोग यहाँ पर देते हैं अलग अलग, लेकिन इन सभी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जितना कंटिन्यूअस टेंस होता है या जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है,
उसमें कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, जिसकी चर्चा हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ाते हैं उसी में हम कर देंगे, तो वह सब में लागू हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा देते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी लागू हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म होता है तो उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा उसके साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। नहीं, तो वह स्टैटिक वर्ब की चर्चा हम कर देंगे। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट कर लेते हैं और एक पढ़ा देते हैं, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन होता है? वैसा कार्य जो अभी चल रहा है, अभी जारी है, अर्थात बोलने के समय कोई कार्य जारी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हिंदी में या अंग्रेजी में दोनों लिख देता हूं। वैसा कार्य जो बोलने के समय जारी हो, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो उस समय वह कार्य चल रहा है। नहीं, यहां लिख देंगे एन एक्शन वाज हैपनिंग, या जारी है तो हैपनिंग कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय जारी है। नहीं, अब आप देखो इसमें वह पढ़ा रहा है, तो वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, यहां पर बोलने के समय जारी हो रहा है। नहीं, इसमें कुछ एडवर्ब लगा देंगे तो वह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देगा कि वह अभी ये कर रहा है। नहीं, जैसे इसमें कुछ स्पष्ट रूप से एडवर्ब्स लगा दीजिए। एडवर्ब्स में हम लोग लगा देते हैं करेंटली, करेंटली मीन्स अभी अभी, एट प्रेजेंट क्या? नाउ, एट द मोमेंट, इस क्षण, इस पल। अगर इतना आप लगा दो तो वह लगेगा क्या कि अभी हो रहा है। नहीं, जैसे मैं इस पल राम से बात कर रहा हूं, मतलब अभी काम जारी। क्या? वर्तमान में मैं यहां रह रहा हूं, तो वह करंट में नहीं, अभी वर्तमान कर रहा है। ही इज करंटली, अभी प्लेइंग फुटबॉल, वह अभी अभी क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। क्या? तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। राम अभी अध्ययन कर रहा है, क्या बनाओगे इसके इंग्लिश? राम इज स्टडी, या रीड, तो स्टडिंग नाउ, नाउ जोड़ दो इसमें। नहीं, तो पहला चीज हो गया कोई ऐसा कार्य जो बोलने के समय जारी हो। नहीं, एन एक्शन वॉज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें कुछ एडवर्ब्स का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखो इससे सेंटेंस अगर आपको दे दिया, हम इससे सेंटेंस बना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन, राम इज डैश नाउ, ए राइट, बी राइट्स, शी राइटिंग, डी रोट। अब आप देखो इसमें क्या होगा।
स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इज आर एम लग गया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होगा। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा तो कौन सा है? यह है। यह तीनों तो होगा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन और देखिए, ही डैश फिजिक्स एट द मोमेंट। अब आपको कह रहा है टीचर्स taught teaching is teaching। अब आप सेंटेंस दो। यहां सेंटेंस में आप देखो क्या लगा हुआ है, एट द मोमेंट। और जब एट द मोमेंट लग गया तो कौन से टाइम की बात कर रहा है? अभी जो हो रहा है। जब अभी हो रहा है तो कौन सा आ जाए? तो ही लगा हुआ है, इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है, तो यह होगा ही नहीं, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? यह होगा। तो पहला हमने आपको बताया कि ऐसा कार्य जो बोलने के समय जारी है, और बोलने के समय जारी है उसमें कुछ ऐसा एडवर्ब आ जाता है जो टाइम को शो कर रहा है, और यहाँ पर यह एडवर्ब नहीं, वह ऐसा टाइम बता रहा है जो अभी घटित हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट। नेक्स्ट इज कार्य जो वर्तमान में अस्थायी तौर पर चल रहा है, मतलब वह काम परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। क्या? तो एन एक्शन विच शोज टेम्पोररी, यह टेंस कौन सा सेंटेंस को बताएगा? टेम्पोररी एक्शन को ही बताएगा, परमानेंट तो बताएगा नहीं। परमानेंट का मतलब लगातार कर रहा है, लेकिन यह परमानेंट नहीं बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन दिनों मैं फ्रेंच सीख रहा हूं। क्या? इन दिनों मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, यह कौन सा काम है? फ्रेंच सीखने का काम क्या है? अस्थायी है कि नहीं? चलिए, वह यहाँ रह रहा है। अब रह रहा है मतलब अस्थायी है। अब आपको अगर कोई कहे कि वह यहाँ रहता है और वह यहाँ रह रहा है, दोनों में क्या अंतर है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह टेम्पोररी एक्शन की बात कर रहा है और इसे हम लोग परमानेंट की बात कर रहे हैं। मतलब काम जो है वह परमानेंट है, अस्थायी तौर पर है, और ये क्या है? अस्थायी तौर पर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? नहीं, राम इन दिनों इस बैंक में काम कर रहा है ना। आप यह हटा दोगे, राम इस बैंक में काम कर रहा है, तो वह कार्य बताएगा जो अभी हो रहा है। लेकिन इन दिनों वह काम कर रहा है मतलब क्या? कि अभी उसके इन दिनों कर रहा है, हो सकता है टेम्पोररी एक्शन ही है, नहीं? तो यह आप टेम्पोररी एक्शन को शो करने के लिए अब इसका इंग्लिश बना सकते हो। अब इसमें क्या क्या जोड़ सकते हो? तो इन दिनों का इंग्लिश होता है नाउअडेज या दीज डेज। नहीं, अब आप ध्यान दो कि यह नाउअडेज और दीज डेज कहीं भी रहेगा, इन दिनों या आजकल। तो इस टेंस को कहाँ बनाओगे? रखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, नहीं? अब इसका इंग्लिश बना लो, इसको पहले या बाद में कहीं रख सकते हो। इन दिनों, दीज डेज या नाउअडेज, आई एम लर्निंग फ्रेंच। अब फ्रेंच क्या है?
लैंग्वेज है ना, भाषा का नाम है तो नहीं लगेगा आर्टिकल। वह यहाँ रह रहा है, ही इज लिविंग हियर, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वह एक रेंट के मकान में रह रहा है, रेंट के रूम में, मकान में, तो क्या लिख सकते हैं, ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, ठीक है, टेम्पोररी के लिए। और यह परमानेंट है तो परमानेंट के लिए क्या होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है। राम इन दिनों इस बैंक में काम कर रहा है तो राम इज वर्किंग इन दिस बैंक नाउअडेज या दीज डेज। अब इसको आप पहले या बाद में लगा सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो, दीज डेज या नाउअडेज से लगा हुआ है तो इसी टेंस को बताएगा। दीज डेज माई ब्रदर डैश मेकिंग अ फिल्म, मेकिंग तो हम लिख ही दिए, डैश अ फिल्म, ठीक है। यहाँ पर मेक्स बी मेड, शी इज मेकिंग, विल मेक। अब आप सेंटेंस देखो, यहाँ सेंटेंस में दीज डेज आप लगा दिए हो, तो दीज डेज लगा दिए हो तो वह कौन सा काम होगा, वर्तमान का ही काम होगा। और वह वर्तमान का काम कैसा होगा, टेम्पोररी होगा। अब मेक्स लगा दोगे तो परमानेंट एक्शन बताएगा, मेड लगा दोगे तो पास्ट टेंस बताएगा नहीं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, यह वर्ब का एस फॉर्म है तो यह परमानेंट के लिए, यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यह पास्ट टाइम के लिए, यह अस्थायी काम के लिए, और विल मेक कर देंगे तो यह फ्यूचर टाइम के लिए होगा। तो फ्यूचर टाइम तो दीज डेज में नहीं होगा ना। इन दिनों मेरा भाई एक फिल्म बनाएगा कि बना रहा है, तो यह आप सेंटेंस ध्यान रखोगे कि जब कभी भी अस्थायी कार्य के लिए भी होता है, नहीं। नेक्स्ट रूल ले चलते हैं। थर्ड नंबर, रूल है कि इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य, निकट भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए भी होता है। अब आप देखो, निकट भविष्य का मतलब आने वाले समय में होगा, नहीं। अब निकट भविष्य का मतलब हो गया आने वाले समय में होगा। जैसे वह कल यहाँ आ रहा है। अब आप सेंटेंस, वह कल यहाँ आ रहा है मतलब आया नहीं है अभी, लेकिन आने वाला है। तो आप सेंटेंस बनाओगे 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ 4 नंबर। क्या, ही इज कमिंग हियर, और कल का कौन सा हो गया, टुमारो। क्या, अब यह देखो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है। टुडे मीन्स आज हो गया, टू नाइट मीन्स आज का रात हो गया, नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कल के रात जो आने वाला रात है वह टुमारो नाइट, और बीते हुए समय का रात है तो स्टरडे नाइट। यहाँ पर कल लग गया तो बता रहा है कब की बात, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में जो काम होने वाला है, ठीक है। राम अगले वर्ष एक कार खरीद रहा है। क्या, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम अगले वर्ष एक
कार खरीदने वाला है या खरीदने वाला है, या हम लोग बोल सकते हैं कि राम अगले वर्ष एक कार खरीद रहा है ना, खरीदने जा रहा है। तीनों ही सेंटेंस जो है वह निकट भविष्य की बात कर रहा है। अब यह सेंटेंस में आप देखो राम अगले वर्ष, तो आप जानते ही हो कैसे बनेगा। राम इज बाई, ING जुड़ेगा, बाइंग अ कार, और अगले साल का नेक्स्ट ईयर। नहीं, यह भी फ्यूचर टाइम को व्यक्त कर रहा है। और फ्यूचर टाइम को जब यह व्यक्त कर रहा है तो हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले यहाँ पे V1 V5 का यूज किए थे फ्यूचर एक्शन के लिए, याद गया। यह V1 V5 का यूज किए थे तो यह फ्यूचर फिक्स्ड था, फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन या शेड्यूल, यही ना पढ़े थे। एक आप अभी पढ़े हो कि इज RM के साथ वर्ब का ING फॉर्म डालोगे तो यह भी फ्यूचर डेफिनिट अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ एक्शन, अरेंजमेंट नहीं, जो भविष्य में निश्चित रूप से आपने प्रबंध कर लिया है कोई काम का, यह। और एक और तरीका है कि इज RM के साथ में आप इन्फिनिटिव डाल देते हो। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + वर्ब 1, ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 के साथ वर्ब 1। अगर यह आप डाल देते हो तो यह प्लान, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए होता है। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन मतलब भविष्य में कोई काम योजनाबद्ध करना है, नहीं वह आने वाला है ना। ही इज टू कम, जल्दी करो ट्रेन पहुंचने वाली है। हरी अप या मेक हेस्ट, द ट्रेन इज टू अराइव। नहीं, मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं, मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं, आई एम टू से यू समथिंग। नहीं, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं आने वाला है, पढ़ने वाला है, सब क्वेश्चन है, सॉरी इन्फिनिटिव है 2 के साथ वर्ब 1 लगा करके। मोहन यहां काम करने वाला है, क्या बनाओगे, मोहन इज टू वर्क हियर। ठीक है, तो यही चीज आप देखो, यहाँ खरीदने वाला है, तो खरीदने वाला है तो यह फ्यूचर एक्शन है, तो कैसे बनाएंगे, राम इज टू बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। क्या, राम अगले वर्ष एक कार नहीं गाड़ी खरीदने जा रहा है। अब देखिए जा रहा है, जा रही है, तो इसको जा रहा है, जा रही है के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो इज RM है इनके साथ गोइंग प्लस इन्फिनिटिव। अब गोइंग प्लस इन्फिनिटिव का मतलब अभी बताया ना हमने आपको, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + वर्ब 1, इन्फिनिटिव का मतलब 2 के साथ वर्ब 1 जोड़ दो। ठीक है, तो आप 2 के साथ वर्ब 1 जोड़ दोगे। मैं कल यह पत्र गिराने जा रहा हूं, मैं कल यह पत्र गिराने जा रहा हूं, तो यह क्या बता रहा है, एक इंटेंशन, एक पॉसिबिलिटी। अब यह क्या बताएगा बुआ, यह बताएगा आपका इरादा है, इंटेंशन है, या यह चीज बताएगा कि आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग अगर इज RM के साथ गोइंग टू लगा देंगे तो वह दोनों ही चीज बता सकता है, इरादा या संभावना, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, नहीं जो होने वाला है, जो निकट भविष्य में होने वाला है। निकट भविष्य का मतलब तो आप जानते हो नियर फ्यूचर में होने वाला है। नहीं, मैं कल एक पत्र गिराने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, और पत्र गिराना का मतलब पोस्ट करना, तो आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लेटर टुमारो। नहीं, वेदर मौसम साफ होने वाला है, नहीं तो मौसम साफ होने वाला है मतलब मौसम साफ होने जा रहा है, तो हम लोग इसको बना सकते हैं 2 तरीके से, द वेदर इज टू बी क्लियर या द वेदर इज गोइंग टू बी क्लियर।
नहीं, यह इस तरह से इन्फिनेटिव और गोइंग टू लगा देते हैं तो इंटेंशन पॉसिबिलिटी दोनों बता सकता है। और आपको तीन चीज़ हमने बताया। पहला चीज़ आपको बताया कि जब कभी भी वह फ्यूचर एक्शन होता है तो फ्यूचर एक्शन में हम लोग किसका किसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम पीछे पढ़ चुके थे कि V1 V5 का यूज़ करते हैं कब, जब वह फिक्स फ्यूचर एक्शन होता है। सेकेंड हमने आपको बताया कि इज आर एम के साथ अगर वर्ब का आईएनजी डाल दोगे तो यह फ्यूचर डेफिनिट एक्शन की बात करेगा, डेफिनिट अरेंजमेंट होगा, कोई काम का नहीं, पहले से निश्चित रूप से आपने प्रबंध कर लिया है। और तीसरा हमने आप बताया कि इज आर एम के साथ इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब वन अगर लगा दोगे तो यह क्या बताएगा, तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन बताएगा। नहीं, सरकार एक डिग्री कॉलेज खोलने वाली है, द गवर्नमेंट इज टू ओपन अ डिग्री कॉलेज। नहीं, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज हमने आपको यहाँ भी बताया आपको कि जब आप इज आर एम के साथ गोइंग प्लस इन्फिनिटिव मतलब गोइंग के साथ टू प्लस वर्ब वन का यूज कर लेंगे, टू प्लस वर्ब वन, तो इससे दो चीज बताता है, एक इंटेंशन हो सकता है या पॉसिबिलिटी हो सकता है। नहीं, कोई काम का इरादा कर रहे हैं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं और मैं उससे मिलने जाने वाला हूं, ठीक है ना। तो यह सेंटेंस आप करें आई एम गोइंग टू मीट हिम, नहीं, या आई एम मीटिंग हिम, मैं उससे मिल रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि एक तरह का फ्यूचर टेंस है और नियर फ्यूचर की बात करते हैं। एक और फ्यूचर टेंस हमने आपको बताया था कि विल और शैल के साथ अगर आप वर्ब लगा दोगे, नहीं, तो यह क्या है, फ्यूचर का होप है, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, आशा है, उम्मीद है। नहीं, आशा या उम्मीद होता है, उसको हम लोग भी करते हैं। आप यहाँ पर राम अगले वर्ष से कार खरीदेगा तो आप लिखते हैं यह उम्मीद है राम विल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। नहीं, तो आप ये फ्यूचर जो सेंटेंस है, जो नियर फ्यूचर सेंटेंस है, उसे हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, उसे हम लोग चार तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, चार तरह से बना सकते हैं। और एक यह भी है इरादा या पॉसिबिलिटी, यह भी आप यूज कर सकते हो। तो पांच तरह से हम किसी भी फ्यूचर एक्शन को बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अर्थ में क्या है, अंतर है, शब्द के अर्थ में अंतर है कि V1 V5 लगा रहे हो तो किस तरह से बन रहा है, इज आर एम के साथ आईएनजी जोड़ रहे हैं, इज आर एम का साथ इन्फिनेटिव जोड़ रहे हैं, विल सेल के साथ वर्ब वन जोड़ रहे हैं, तो सब में मीनिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। नहीं, लेकिन सभी जो इस तरह के सेंटेंस है वह फ्यूचर टेंस को ही व्यक्त करता है, फ्यूचर टाइम को ही व्यक्त करता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर। फोर नंबर रूल, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उससे आपको क्या फील हो रहा है। देखिए, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि काम का रिपीटेशन होता है, टू इंडिकेट रिपीटेशन ऑफ एक्शन। क्या काम क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वह एक चिड़चिड़ापन के सेंस में आप ले रहे हैं। नहीं, आप क्रोध के सेंस में ले रहे हैं। नहीं, तुम एक ही बात दोहराते रहते हो, ठीक है, तुम एक ही बात दोहराते रहते हो, मतलब आप यह सेंटेंस में ऐसा महसूस हो रहा है कि कंप्लेनिंग कर रहे हैं आप उससे।
लेकिन इंडिकेट हो रहा है कि रिपीटेशन है, कार्य का बार बार हो रहा है। लेकिन ऐसे रिपीटेशन को हम लोग चिड़चिड़ापन, एनवायंस के सेंस में लेते हैं। एनवायंस का मतलब क्रोध के सेंस में लेते हैं, नहीं गुस्सा के सेंस में लेते हैं, और यह भी रिपीटेशन ऑफ एक्शन है ना। अब अगर इस तरह का यूज हो तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के यूज में हम क्या करते हैं। एक और दो सेंटेंस ले लेते हैं। मेरा भाई हमेशा फोन पर बात करता रहता है ना। अब यह तीनों ही तरह का जो सेंटेंस है वह क्या बताता है? यह बताता है टू इंडिकेट रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है दोहराना ऑफ एक्शन, नहीं कार्य का दोहराना, जो शो करता है क्रोध को शो करता है, नहीं क्रोध, एनॉयंस जिसको कहते हैं, चिड़चिड़ापन, इसके अर्थ में नहीं। अब यह दोनों ही तरह का जो सेंटेंस है इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए यह दो तरीके से बन सकता है। एक है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, मतलब कुछ नहीं करता है, केवल मुस्कुराता है, नहीं। और ऐसे सेंटेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाए जाते हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी बनाए जाते हैं। चूंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसके साथ ऑलवेज लगा देंगे अधिकांशतः, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ऐसे बना सकते हैं। या यह अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, इंडिफिनिट में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़े थे, तो इसमें क्या होता है कि डू डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब हो जाएगा, ठीक है। वह वर्ब क्या होगा? टू के बिना होगा, इस तरह से। अब आप सेंटेंस देखो क्या बनाओगे कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। यह सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें हम बनाएंगे ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। क्या? या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि ही डज नथिंग बट स्माइल। अब एक ध्यान रखना आप कि यहां पर जैसे ही नथिंग बट लगा दिया तो कुछ नहीं करता है, केवल मुस्कुराता, वर्ब आ गया। यह वर्ब के साथ टू नहीं। कभी कभी सेंटेंस इस तरह का दे देता है, क्वेश्चन दे दिया आपको कि ही डज नथिंग बट डैश, यहां पर दे दिया प्लेड, बी में टू प्ले, शी में प्लेइंग और डी में प्लेज। अब आप सेंटेंस देखो कि प्लेज कर दो, प्ले, ठीक है। अब आप सेंटेंस देखो कि सही कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही नथिंग बट आ गया, तो नथिंग बट आ गया तो इनके साथ क्या होगा? इनके साथ यह होगा ही नहीं, यह प्लेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डू डज भी लगा हुआ है। तो डू डज डिड के बाद हम लोग पढ़े थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहां पर प्लेइंग भी नहीं होगा क्योंकि यह इज़ारम नहीं लगा है, यह सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि नथिंग बट के साथ टू लगा करके दे दिया, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा टू नहीं लगता है इनके साथ, नहीं। चलिए नेक्स्ट है, तुम एक ही बात दोहराते रहते हो। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। यू आर ऑलवेज, दोहराना का रिपीट होता है, रिपीटिंग द सेम थिंग। थिंग मतलब बात हो जाता है, या मैटर लिख सकते हैं आप। बात के लिए थिंग या मैटर का यूज कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज रिपीटिंग द सेम थिंग, या यू आर ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मैटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसको आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी क्या लिख सकते हो? यू में तो डू लगता है, यू डू नथिंग बट रिपीट द सेम थिंग या मैटर, ठीक है। मेरा भाई हमेशा फोन पर बात करता रहता है। माई ब्रदर इज ऑलवेज, ठीक है। और फोन पर बात करना का क्या होता है? टॉकिंग ऑन द फोन,
आप इसको डू डज से बना लो, माई ब्रदर डज नथिंग बट ऑलवेज टॉक ऑन द फोन। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो जिसमें क्या बताता है, इंडिकेट का मतलब दर्शाता है, रिपीटेशन का मतलब बार बार होना, एक्शन के बार बार होने को दर्शाता है। जो एक्शन कैसा होता है किस अर्थ में, तो क्रोध के अर्थ में, चिड़चिड़ापन के अर्थ में। आप इसे कैसे कैसे बना सकते हो, तो दो तरीके से बना सकते हो। आप इज आर एम के साथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑलवेज लगाना पड़ेगा आपको, या आप नथिंग बट के साथ लगाओगे तो नथिंग बट के पहले डू डज लगाना पड़ेगा आपको। डू डज मालूम है कि यहाँ पर ही सी इट सिंगुलर नाउन या एक नाम आता है तो उसमें हम लोग सिंगुलर डज लगाते हैं, बाकी के साथ हम लोग डू लगाते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया है। नहीं, इसी आगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों में क्या होता है, सेंटेंस बनाने का तरीका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता है। नहीं, यूजेस बदल जाते हैं, क्योंकि यूजेस या प्रेजेंट में देख रहे हैं वो पास्ट में जाएगा और फ्यूचर वाला फ्यूचर में जाएगा। नहीं, तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्टैटिक वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह स्टैटिक का मतलब होता है अस्थाई कार्य। नहीं, कोई स्टैटिक है तो उसको हम लोग अस्थाई कहते हैं, और कोई स्टैटिक नहीं है तो उसे हम अस्थाई कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। नहीं, हम स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब परमानेंट, क्या, और एक वर्ब होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक का मतलब क्या होगा, तो डायनेमिक का मतलब होता है टेम्पोररी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह सब टेम्पोररी वर्ब था। नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद थोड़ा देर के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, टेम्पोररी वर्ब के अंतर्गत होता है, सेंटेंस टेम्पोररी होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम यूज करेंगे तो वह वर्ब केवल स्टैटिक को बताता है, और जब स्टैटिक वर्ब होता है तो उनका प्रयोग हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब आप कहेंगे कि उस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उस तरह के अगर सेंटेंस आएंगे तो उसके पहले वाले टेंस में जाकर के हम लोग बना देते हैं। नहीं, उसके पहले वाले टेंस मतलब कंटिन्यूअस से पहले वाला टेंस आ गया सिंपल। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे। नहीं, तो यह एक कंप्लीट होल क्लास हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे। तो आप इतना देख बनाइएगा। होमवर्क आज का क्या रहा, आपका होमवर्क रहा कि आप अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन सभी से 10 सेंटेंस ईच से आप सेंटेंस फ्रेमिंग करें। ठीक है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब का ING फॉर्म लगा करके अगर यह बना लेते हैं तब आप इसी को पास्ट में ले जाए और फ्यूचर में ले जाए कंटिन्यूअस में, जिससे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाएगा। पीछे मैंने आपको सेंटेंस के डिस्कशन के लिए हमने आपको कुछ टॉपिक दिया था, नहीं उस टॉपिक को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टैटिक वर्ब की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।